अब एनाटॉमी को ही आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया कि हमने जो किडनी ली थी अभी हमने ऊपर से देखा और साथ में उसके कनेक्शंस देखे। तो अब हम ये कर रहे हैं कि हमने उस किडनी का कट सेक्शन लिया, जैसे कि ये किडनी थी, ये बीन शेप किडनी होती है, राजमा क्या कर, ये किडनी है, किडनी को हमने इस तरीके से कट किया, इधर यूरेटर निकला था, हमने उसको ले लिया साथ में, और जो ब्लड वेसल्स वगैरह आ रही थी जिसके साथ उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो आपको इमेजिन करना है कि किडनी को हमने इस तरीके से कट किया, साथ में यूरेटर को ले लिया इसमें, ठीक है। देखिए क्या होता है, किडनी के ऊपर जब हम इसको कट करेंगे तो हमें लेयर्स देखना शुरू हो जाएंगी। तो किडनी के ऊपर एक सबसे बाहरी फाइब्रस लेयर होती है, इसका नाम होता है कैप्सूल। ये जितनी भी बाहरी कवरिंग होती है, चाहे फिर वो हार्ट की हो जिसको अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं, चाहे फिर वो लंग्स की हो जिसको अपन प्लूरा बोलते हैं, चाहे फिर वो किडनी की हो जिसको अपन रीनल कैप्सूल बोलते हैं या फिर कैप्सूल ऑफ किडनी बोलते हैं, काम एक ही होता है कवरिंग का, क्या, सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो रीनल कैप्सूल या फिर कैप्सूल ऑफ किडनी का क्या काम है, प्रोटेक्शन देना, ठीक है। अब हम उसके अंदर चले तो हमें दो लेयर्स दिखी, दो लेयर्स देखी। जो बाहर की जो डेंस लेयर रहती है इसका नाम होता है कॉर्टेक्स, क्या नाम होता है, कॉर्टेक्स। और जो अंदर जो उसका जितना भी जो मेजर पोर्शन है वो क्या होता है, वो होता है मेडुला, वो होता है मेडुला, ठीक है। तो ये पूरा जितना भी आपको ये ग्रीन छोड़ करके जितना भी दिख रहा है ये मेडुला है, लेकिन क्या होता है जो कॉर्टेक्स है ये थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से इंटरडिजिटाइज हो जाता है या फिर अंदर की तरफ धंस जाता है। इसी को हम नाम लेते हैं कॉलम ऑफ वाइटनी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कॉलम ऑफ वाइटनी, कई बार तो ऐसा पूछ लिया जाता है कॉलम ऑफ वाइटनी कहाँ पाया जाता है, किडनी में। और अगर ये कुछ और डिटेल में जाना चाहे तो वो ये पूछ लेगा क्या है कॉलम ऑफ वाइटनी, तो कुछ नहीं है, ये कॉर्टेक्स का वो वाला भाग है जो मेडुला के अंदर धंस चुका है, ठीक है। तो ये पाया जाता है कहीं, तो कॉलम ऑफ वाइटनी नाम याद रखिएगा। फिर क्या रहते हैं कि जैसे अपन मेडुला में आते हैं तो मेडुला में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं पिरामिड के आकार के, पिरामिड के आकार के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और वो कितने होते हैं, 8 से 12, आप एवरेज 10 मान लीजिए, ठीक है। तो 10 हमारे जैसे पिरामिड है, हर पिरामिड से एक डक्ट निकलती है, ट्यूब निकलती है। अभी इन पिरामिड्स के अंदर क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे और ज्यादा जब उसको मैग्नीफाई करेंगे। तो इससे डक्ट निकलती है, इसमें यूरिन बहता है, ऐसा मान लो अभी, ठीक है। एक पिरामिड से एक निकली, उसको अपन बोलते हैं माइनर कैलेक्स, उस डक्ट को क्या बोलेंगे, ट्यूब को क्या बोलेंगे, माइनर कैलेक्स। फिर क्या हुआ, लगभग 3 ट्यूब, 3 माइनर कैलेक्स एक साथ मिलेंगे और ये बना देंगे मेजर कैलेक्स। क्या बना देंगे, मेजर कैलेक्स। तो आपसे पूछ ले जाए एक किडनी में मेजर कैलेक्स की कितनी संख्या होती है, तो ऑलमोस्ट 4 होती है, लगभग 4 होते हैं, ठीक है। 3 भी हो सकते हैं लेकिन लगभग 4 होते हैं, ठीक है। चलो फिर उसके बाद ये जो अंदर का जो स्ट्रक्चर जो आपको इधर दिख रहा है, जैसे जहां से जो ट्यूब हमारी घुसती है, जैसे यूरेटर घुस रहा है इसमें, ऐसे ही रीनल वेसल्स जो घुसी थी हमारे, जैसे रीनल वेन है, रीनल आर्टरी है, जिस जगह से वो एंट्री करती है उसको अपन बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। और जहां वो खुलती है उस जगह को बोला जाता है पेल्विस। क्या कहते हैं, पेल्विस। तो ऐसा समझ लो मेजर कैलेक्स जहां खत्म हो रहा है लगभग उस जगह को क्या बोलेंगे अपन, पेल्विस ऑफ किडनी, ठीक। चलो अब क्या हुआ, ये जो मेजर कैलेक्स हैं ये आपस में जुड़ गए और जुड़ करके इन्होंने एक बड़ी ट्यूब बनाई जिसका नाम है क्या, यूरेटर। और यूरेटर आगे जाकर के कहां खुलता है, यूरिनरी ब्लैडर में, पता ही है, ठीक। तो इसमें देखो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इसमें पिरामिड के आकार की संरचनाएं होती है जिनको पिरामिड ही कहा जाता है। और एक किडनी में कितने पिरामिड होते हैं, लगभग 10 से 12, मतलब 8 से 12, ऑन एन एवरेज याद रख लो 10, ठीक है। माइनर कैलेक्स कितने होते हैं, जितने पिरामिड उतने माइनर कैलेक्स। मेजर कैलेक्स कितने हैं, लगभग 4 या 3 ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 4 होंगे, आप 4 याद रखो कम से कम, ठीक है। जहां पर ये ट्यूब आकर के खुल जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं अपन, पेल्विस ऑफ किडनी, ठीक है। जिस जगह पर जो ट्यूब आकर के किडनी से जुड़ते हैं उस जगह को हाइलम कहा जाता है। अब ये ट्यूब बन जाता है तो इसको क्या कहते हैं, यूरेटर। तो आपको मोटा-मोटी इतना समझ में आ गया होगा कि किडनी में 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं, जो बाहर का पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट होता है जिसमें ज्यादातर स्ट्रक्चर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं उसको अपन बोलते हैं मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स और मेडुला और कहां होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। ओवरी में होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन ऐसा है जिसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला नहीं होते। तो आपको 3 स्ट्रक्चर कम से कम याद रखने हैं, किडनी में कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, और ओवरी में कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन, जिसको हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन होते कितने हैं एक किडनी में, एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख। तो एक किडनी में आपसे पूछा जाए एक किडनी में पर किडनी कितने नेफ्रॉन्स हैं, 1 मिलियन या फिर 10 लाख।
आपसे पूछा जाए ह्यूमन बॉडी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो आपको जल्दी जल्दी में याद रहता है कि 1 मिलियन होते हैं या 10 लाख होते हैं, आप वही लगा देते हो। नहीं, ह्यूमन बॉडी मतलब 2 किडनी मतलब 20 लाख या फिर 2 मिलियन। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किडनी की। यही एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का काम जो है वो नेफ्रॉन ही करता है। किस तरीके से करता है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन्स की। तो नेफ्रॉन हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, तो आप उसके साइज का अंदाजा लगा सकते हो कि कितने छोटे होते होंगे। हम उनको देख लेते हैं। जैसे मैंने एक नेफ्रॉन यहाँ बड़ा करके देखा, उसमें कौन कौन से कैसे कैसे कनेक्शन होते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन की जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा, अगर आपको इसके स्ट्रक्चर सही से मालूम है तो आपको यूरिन फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके जो 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, वो तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको केवल एनाटॉमी देखनी है। तो इसमें देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, कटोरे के आकार का समझ सकते हैं आप। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है कि जो आर्टरी इधर से आ रही थी, आर्टरी का छोटा भाई आप आर्टेरियोल मान लीजिए, छोटी आर्टरी, ठीक है। तो आर्टेरियोल जो यहाँ से आ रहा था, उसने क्या किया कि जैसे ही इस कैप्सूल के अंदर पहुंचा, इस कटोरे के अंदर पहुंचा, तो इसने क्या किया, बहुत सारी कैपिलरीज में टूट गया। ये बहुत सारी कैपिलरीज में टूटा, तो कैपिलरीज का जाल बन गया। और फिर वो जाकर के कैपिलरीज दोबारा जब जुड़ी तो उन्होंने एक दूसरा आर्टेरियोल बना दिया जिसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल। तो आने वाला ए से आना, ए से एफेरेंट, ऐसे याद रख लो। ब्लड आता कहां से है, एफेरेंट आर्टेरियोल से, और जाता किससे है, इफेरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, ई फ्लक्स से याद रख लो। ई फ्लक्स मतलब बाहर निकलना, ठीक है। उससे ई से याद रख लो इफेरेंट, और ए मतलब आना, तो उससे याद रख लो एफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक, देखो अब एफेरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, इसमें जाल में घुमा होगा, जो भी हुआ होगा वो हम बताएंगे आपको, जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया उसमें। उसके बाद क्या हुआ कि इन सभी कैपिलरीज ने मिलकर के एक ट्यूब बना लिया, इसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल। तो ब्लड इससे गया, फिर इधर जाकर के फिर से कैपिलरीज में टूट गई, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज का एक जाल बना, इसके ट्यूब के आसपास लपेट करके इसको, और फिर से एक ट्यूब बना करके निकल दी, और ब्लड किडनी से बाहर निकाल दिया। तो इन्होंने आगे मिलकर के जाकर के क्या बनाया होगा, स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं किडनी का। तो क्या बनाया होगा इन्होंने, जो ब्लड बाहर ले जा रहा है, कौन बाहर ब्लड लेके जाता है, रीनल वेन। और ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर के आया था, तो ये किसकी ब्रांच होगा, ये ब्रांच होगा योटा का। योटा से कैसे, योटा ने ब्रांच दी होगी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी की ब्रांच बनी होगी कौन, एफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, चलो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए बोमेन्स कैप्सूल था, बोमेन्स कैप्सूल आगे चल करके एक ट्यूब है इस तरीके की, जिसमें कर्व्स पाए जा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब का नाम होता है पीसीटी। पीसीटी क्या है, नाम में मतलब है इसके, देखो कैसे, पी फॉर प्रॉक्सिमल, सी फॉर कन्वोल्यूटेड, टी मींस ट्यूब्यूल। ठीक है, ट्यूब जो छोटा होता है तो उसको ट्यूब्यूल कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब पी से पास में, टी से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास। तो बोमेन्स कैप्सूल के पास था इसलिए नाम दिया इसको प्रॉक्सिमल। कन्वोल्यूटेड क्यों, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा सा इसलिए कन्वोल्यूटेड, और ट्यूब्यूल क्योंकि ये ट्यूब है। ठीक, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका नाम होगा पीसीटी। ठीक, अब ये पीसीटी क्या करेगा, हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, यू, ऐसा यू स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये यू स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी एक ट्यूब जैसा है। तो ट्यूब है, इसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने इस तरह की संरचना बनाई, इसको लूप बोलते हैं। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले, हेनले एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर जिन्होंने इसको देखा होगा उन्होंने अपने नाम इसको रख दिया, अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलने लगे लूप ऑफ हेनले। आई बात समझ में, ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले आगे गया, तो इसने फिर से एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा ट्यूब बनाया, तो हमने इसको नाम दिया था पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस ये दूर है तो दूर को हम बोलते हैं डिस्टल, तो इसको हमने नाम दे दिया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आई बात समझ में, ठीक है। अब डीसीटी जाकर के खुल गया किसमें, इस बड़ी डक्ट में। बड़ी डक्ट का नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है, कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में देखो आपको और भी ओपनिंग्स दिख रही है, ये तो अलग अलग नेफ्रॉन आकर के जुड़े होंगे। तो एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुंच जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा, माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स खुल जाएगा किसमें, यूरेटर में, यूरेटर खुल जाएगा किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर खुल जाएगा यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर। तो ये पूरा रास्ता, ठीक है, यूरिन का पूरा रास्ता हुआ। लेकिन यूरिन बनती कैसे है, बहुत बड़ी प्रक्रिया, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ नेफ्रॉन। तो इसको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज और, जैसे ये ग्लोमेरुलस है वो बोमेन्स कैप्सूल है, इन दोनों को मिला करके, जो ग्लोमेरुलस प्लस ये कैप्सूल, इन दोनों को मिला करके बोलते हैं मेलफिजियन बॉडी। मेलफिजी एक साइंटिस्ट थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा बायोलॉजी में, बहुत से नाम मिलेंगे आपको मेलफिजी के नाम पर। जैसे इसमें है मेलफिजियन बॉडी।
तो आपसे बोला जाए मैक्विजन बॉडी कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन में। मैक्विजन बॉडी इक्वल्स टू ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। तो ये है एंड इस लेक्चर का।